ओके, स्टार्ट होगी। अच्छा जी, मेरा यही कीवर्ड है, इसी कीवर्ड को लेकर काम करते हैं। मैं जा रहा हूँ सेटिंग्स में, गो टू अदर सेटिंग्स, एंड देन यहाँ पर मैं अपना जो रीजन है उसे चेंज करता हूँ। कभी करंटली करंट रीजन है, मैं ऐसे कर देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स करके मैं इसे यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, और कंफर्म करने के बाद भाई यहाँ पर सेम कीवर्ड एसईओ एजेंसी लाहौर सर्च करते हैं, लोकेशन अगेन आ गई, शॉर्ट लिस्ट आ रही है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे एससीओ लाहौर आ रही है, पहले भी यही आ रही थी। नंबर 3 पर एससीओ एक्सपर्ट्स, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, बट आपने रीजन चेंज किया। हमारा रीजन पहले पाकिस्तान था, अभी कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स। बट अगर आप रिजल्ट्स देखो वो क्या आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? जबकि मैंने आपको कहा था जब आप अपना रीजन चेंज कर लोगे, चाहे लोकेशन चेंज कर लो, चाहे यहाँ से रीजन चेंज कर लो, आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। क्योंकि हमने अपने कीवर्ड में लिख दिया कि मुझे लाहौर वाली वेबसाइट चाहिए, मुझे लाहौर वाली वेबसाइट चाहिए। दैट्स मीन के भाई लोकेशन वाले कीवर्ड्स पे जो रिजल्ट्स रहते हैं वो थ्रू आउट सेम रहते हैं। आप कह सकते हो 80-90% जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो सेम रहेंगे, वहां पर हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर होगी ये बात, समझ लग गई? उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपको हर तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको वेब रिजल्ट देखने को मिलते हैं, आपको इमेजेस मिलती हैं, आपको एफएक्यूज मिलते हैं, आपको बिजनेसेस की लोकेशन मिल सकती हैं, आपको यहाँ पर वीडियोस मिल सकती हैं, और आपको यहाँ पर ये रेसिपीज भी बताता है। किसी पर्सन का नाम लिख दो, उसका भी डाटा निकाल के दे देता है। शूज वगैरह यानी कि प्रोडक्ट सर्च करोगे वो भी सेपरेटली बताता है। ठीक है, और कोई रेसिपी वगैरह सर्च कर लो उसका भी बता देता है। मजे की बात बताऊं, ये देखें मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फॉर चिकन कढ़ाई रेसिपी, देखो वो रेसिपीज का अलग से सेक्शन बना के आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ये डिफरेंट, या आप कह सकते हैं डायनामिक सॉर्ट ऑफ डाटा आपको यहाँ पर अपने जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जस्ट आपको वेब रिजल्ट्स नहीं दिखाता, और हमारी जो रैंकिंग्स होती हैं वो भी जस्ट फॉर वेब रिजल्ट्स नहीं होती। हमें रैंकिंग चाहिए, और उस चीज पर ट्रैफिक लेकर आने के लिए हम कहीं से भी रैंकिंग ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वेब रिजल्ट्स के पीछे भागो। हम फॉर एग्जांपल सेम वेबसाइट को इमेजेस के थ्रू भी रैंक करवा सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू रैंक करवा के भी ऑडियंस लेकर आ सकते हैं। हमने ओवरऑल कंटेंट ही रैंक करवाना, आपका कंटेंट रैंक करेगा, आपको रिजल्ट्स कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है आज के टाइम पर, अगर मैं कंपैरिजन करूं, टिकटॉक का पता है सबको। ठीक है, अब टिकटॉक के जितने भी वो पुराने स्टार वगैरह थे या व्हाट्सएवर जो भी आपने उनका नाम रखा हुआ है, वो करंटली सारे यूट्यूबर्स बन गए हैं। ऐसे ही है। फेम कहां से मिला उन्हें, ऑडियंस कहां से मिली, बट सेम ऑडियंस सेम फेम अभी यूट्यूब पर है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपके पास एक जगह पर ऑडियंस मौजूद है, आप अपनी ऑडियंस को दूसरे प्लेटफॉर्म पर इजीली लेकर जा सकते हो। हमने कंटेंट रैंक करवाना है, हमने वेबसाइट रैंक करवानी है, आप इमेजेस रैंक करवा के ऑडियंस को इधर ले आओगे। आप फेसबुक पर रैंकिंग लेकर ऑडियंस को इधर लेकर आ सकते हो। आप यूट्यूब पर रैंकिंग लेकर आप यहाँ पर आ सकते हो। मतलब आप कहीं से भी ऑडियंस लेकर अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जा सकते हो। इसीलिए हम किसी भी न्यू बिजनेस को रिकमेंड भी स्टार्टिंग में ये कर रहे होते हैं कि भाई आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हो, आप सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाओ, आपके पास वेबसाइट भी हो, आपके पास सारे सोशल मीडियाज भी हो। आप मस्ट है आपके लिए कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस के लिए वो एक ऑथेंटिक बिजनेस भी कंसिडर हो। दूसरी चीज, आप हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद डिफरेंट ऑडियंस को एंगेज कर सको। फॉर एग्जांपल टिकटॉक पर अगर आप देखोगे तो मोस्टली वेले होंगे, आप उनको एंगेज करने के लिए वहां जा सकते हो। आपको प्रोफेशनल चाहिए, आप लिंक्डइन पर जाओगे। आपको सेमी प्रोफेशनल चाहिए, आप फेसबुक पर चले जाओ। आपको फीमेल ऑडियंस टारगेट करनी है, आप इंस्टाग्राम पर चले जाओ। क्लियर हुई है मेरी बात, समझ लगी?
आपको कन्वर्जन वाले या लीड जनरेशन वाले क्लाइंट्स चाहिए, आप वेबसाइट पे चले जाओ। तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको कंबाइन हेल्प आउट करके आपका जो कंटेंट है या आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक करवा रहे होते हैं। और सारे प्लेटफॉर्म पर हमारी जो आप कह लो प्रेजेंस है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मैं आज। ये एक वेबसाइट है, ecohost.com। अब ये बंदा एक पाकिस्तानी वेंडर है जो कि आपको डोमेन होस्टिंग देता है। आगे जाके इंशाल्लाह जुमे वाले या मंडे वाले लेक्चर में अबाउट डोमेन होस्टिंग हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, ये आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि आप इससे यहाँ से परचेज कर सकते हो। हमें डोमेन होस्टिंग चाहिए थी, इसके पैकेजेस बाकियों से कंपैरेटिवली बहुत अच्छे थे, तो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, नॉर्मली ये होता है जब आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो, आपकी पेमेंट ऑनलाइन होती है, देन आपका अकाउंट वगैरह एक्टिवेट हो जाता है, वहीं पर पोर्टल से ही आपकी पेमेंट हो जाती है। अब कल जब हम यहाँ पर पेमेंट करने लगे ना, या अकाउंट वगैरह सेटअप कर लिया, डोमेन चूज कर ली, होस्टिंग पैकेज ले लिया, सब कुछ कर लिया, जब चेकआउट पे गए, सिंपल चेकआउट हो गया, पेमेंट का पूछा ही नहीं उसने, पेमेंट का पूछा ही नहीं। और चेकआउट स्क्रीन पे उन्होंने अपने जैज कैश और इजी पैसा का नंबर दे दिया कि यहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, आपका जो पैकेज होगा वो अपडेट हो जाएगा। समझ लग रही है मेरी बात की? ठीक है, अब जब ये सीन हुआ ना, तो पेमेंट करने से पहले हमने सोचा कि भाई पहले वेरीफाई कर लें एक्चुअल में ये बिजनेस चल भी रहा है या नहीं। तो जो नंबर था, मैंने उस पर कॉल की, स्पोर्ट वाला उनका नंबर था, स्पोर्ट में भी वही नंबर है और पेमेंट्स के लिए भी सेम नंबर यूज कर रहे थे। मैंने कॉल की, नंबर बंद। फिर मैंने पेमेंट करने की ट्राई की तो वहां पर इनवैलिड अकाउंट आ रहा था। रात 8:30 बजे मुझे उस बंदे की कॉल आई कि जी हमने आपको आपका जो पैकेज है, आपका ऑर्डर प्लेस्ड है, बट आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, आप पेमेंट कर दें, हम आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट कर दें। अब एट दैट टाइम मुझे उस कंपनी की अप्रोच पर आप समझ लो को गुस्सा आया, और उसका रीजन ये है कि नंबर वन पे वेबसाइट इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैं जब इसकी सारा कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस सेक्शन पढ़ रहा था ना, तो मुझे ये लिखा हुआ नजर आया, डमी टेक्स्ट, यानी कि इनकम्प्लीट वेबसाइट। और ये बंदा वेबसाइट बना ली है, फेसबुक एड चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिजनेस लेने की कोशिश कर रहा है। देखो, आप इस माइंडसेट के साथ बिजनेस नहीं ले सकते। मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट पे काम नहीं करोगे, आप एसईओ जितनी मर्जी कर लो, आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। एसईओ की जो सबसे बड़ी टेक्निक है ना, स्काई स्क्रैपर टेक्निक, वो भी कंटेंट की ही टेक्निक है। सबसे बड़ी एसईओ वालों के लिए टेक्निक वो कंसिडर की जाती है। जब हम हर तरफ से हार जाते हैं ना, जब मार्केट में इतना कंपटीशन हो, रिजल्ट्स लेने मुश्किल हो रहे हो, तब हमारा आखिरी हल ये होता है कि हम स्काई स्क्रैपर टेक्निक को यूज करके ऑडियंस लेकर आएंगे। और वो स्काई स्क्रैपर टेक्निक टोटली बेस्ड ऑन कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वेबसाइट वहीं पर लैग कर रही है, जिसकी वजह से इन्हें वहां से सेल्स नहीं जनरेट हो सकती, वहां से ये लीड्स नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, तो हमेशा मेक श्योर करो, नंबर वन तो इस तरह की गलतियां ना हो आपके, जो भी आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। नंबर टू, हमेशा अपने क्लाइंट को आप लोगों ने इस चीज पर रजामंद करना है कि हम सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करें, इंस्टेड ऑफ कि आप एक प्लेटफॉर्म पर काम करो। आप एक प्लेटफॉर्म पर काम करोगे तो वहां पर आप उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑडियंस को ही एक्वायर कर रहे होगे। अब फॉर एग्जांपल पॉसिबिलिटी है कि आप में से हर बंदा फेसबुक यूज ना करता हो, या इंस्टाग्राम पर ना हो, या लिंक्डइन पे ना हो, या टिकटॉक ना यूज करता हो, है ना इस चीज की पॉसिबिलिटी। दैट्स मीन कि एक ही रूम में बैठे हुए 25-30 लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। अब अगर एक बिजनेस को सारी ऑडियंस को टारगेट करना है, तो बिजनेस को उन तक खुद पहुंचना होता है, ना कि वो लोग बिजनेस तक पहुंचते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हमें सारे प्लेटफॉर्म पर जाना जरूरी होता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज का पता चल गया, क्लियर है ये चीज? यहाँ पर आपको हर तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इवन तो यहाँ पर अगर आप इमेजेस या वीडियोस वाले सेक्शन में आते हो, ये देखो ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, और मजेदार चीज देखो गौर से, नंबर वन पे जो वीडियो रैंक कर रही है ना, वो देखो वेबसाइट का नेम, t4turmeric.com। अभी ये यूट्यूब की वीडियो नहीं है, बट यूट्यूब से पहले ये रैंक कर रही है। रैंकिंग है ना,
जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, आप कहीं से भी रैंकिंग ले सकते हो, आप कहीं से भी ऑडियंस लेकर आ सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पर। और नंबर 2 पर यूट्यूब है, नंबर 3 पर कोई और वेबसाइट है, नंबर 4 पर अगेन यूट्यूब है, नंबर 5 पे वेबसाइट है रैंडम। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी यूट्यूब वीडियो ही रैंक होगी। अगर आपने अपनी साइड पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको भी रैंक करवा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल ना, एज एन पर्सन, हमें कोई चीज के बारे में हम सर्च कर रहे थे, हमने फॉर एग्जांपल चिकन कढ़ाई की रेसिपी देखनी है, और इंस्टेड ऑफ यूट्यूब मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। अब डिपेंडेंट है मुझे कैसा कंटेंट देखना है। अगर मुझे वेबसाइट पर मौजूद आर्टिकल अच्छा लगेगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सही है। मुझे वीडियो देखनी है, मैं वीडियो के सेक्शन में चला जाऊंगा। मुझे इमेजेस चाहिए उसके रेलेवेंट, मैं इमेजेस के सेक्शन में चला जाऊंगा। मुझे वहां से वो जो सारा रेलेवेंट डाटा जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे वहां से मिल जाएगा। ये होते हैं हमारे पास सर्च इंजन और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे मौजूद कहानियां। अब इसको यहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देन सर्च इंजन के बाद जो नेक्स्ट चीज हमने डिस्कस की थी, दैट वाज अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, या आप कह लो पेड रिजल्ट्स। दो तरह के आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अपने सर्च इंजन में। और ये जस्ट गूगल का केस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर सर्च करता हूं, वही सेम कीवर्ड हम अपना सर्च कर लेते हैं। दैट वाज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। थोड़े से स्पेलिंग गलत हो गए हैं, बट स्टिल यहाँ पर देखो तो ऐड आ रहे हैं, 1 2 3 4 एड्स आ रहे हैं हमारे पास टॉप पे। यहाँ पर ऐड आ रहे हैं। अब मजेदार बात बताता हूँ, अपने मोबाइल में यूट्यूब ऑन करो, टॉप पर आपको ऐड नजर आ रहा होता है। आता है ना ऐड। आप प्ले स्टोर पर जाओ, आपको वहां पर भी ऐड आ रहा होता है। आप जीमेल पर जाओ, आपको वहां पर भी ऐड आ रहा होता है। डेस्कटॉप पर या मोबाइल का मुझे श्योर नहीं है। डेस्कटॉप पर जब आप जीमेल को ओपन करते हो ना, तो प्रमोशंस वाले सेक्शन में अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पर चलते हैं जीमेल पे। हियर इट इज। आपको दो तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं ओवरऑल सर्च इंजन में, और ऑलमोस्ट हर सर्च इंजन में ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सही है। ये हमारे सर्च इंजन हैं। फॉर एग्जांपल गूगल पर, गूगल के हर प्लेटफॉर्म पर, गूगल की हर प्रॉपर्टी पर आपको ऐड मिलेगा। चाहे वो जीमेल है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स पर सॉरी नहीं आता। चाहे आपके पास गूगल प्ले स्टोर है, वहां पर भी आपको ऐड देखने को मिलेंगे, और इटसेल्फ गूगल पर भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं। ये है गूगल की प्रॉपर्टीज। सही है, यानी कि गूगल के अपने एसेट्स हैं जिन पर आपको ऐड देखने को मिलते हैं। विद दैट गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। पहली चीज है गूगल के अपनी प्रॉपर्टीज, वहां पर ऐड आ रहे हैं ना। जीमेल पे देखा, यूट्यूब आप अपने मोबाइल में ओपन करके देख लें, ऐड आ रहा होगा। वेब रिजल्ट में अभी मैंने आपको दिखा दिया, वहां पर भी हमें ऐड देखने को मिल रहे हैं। ये सारी की सारी तो गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। बट गूगल के जितने भी पार्टनर प्रोग्राम से एफिलिएटेड लोग होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पर भी ऐड नजर आते हैं। जैसे कि ये मुश्किल अल्फाज से आसान अल्फाज में ये है कि अगर आप अपना चैनल यूट्यूब से मोनेटाइज करवाते हो, तो एक्चुअल में आप यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में एफिलिएटेड हो जाते हो। तब यूट्यूब आपकी वीडियोस पर भी ऐड लगाएगा। ऐसा ही है। अगर आपके पास एक वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेली पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये टॉप पर हमें सुजुकी का ऐड नजर आ रहा है। ये क्या है, ये वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल ले चुकी है। गूगल का ही एक, आप कह सकते हो, एक प्रोग्राम है, गूगल एडसेंस के थ्रू चलता है, जिसमें क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट, अपना यूट्यूब चैनल, अपनी एप्लीकेशन को ले जाकर वहां पर उसके साथ कनेक्ट करवा सकते हो, बशर्ते कि उस पर इनफ ट्रैफिक या जो भी उनका क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो। तो वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट आपकी साइट, आपके चैनल या आपकी एप्लीकेशन पर एड्स शो होने शुरू हो जाएंगे, और गूगल उन एड्स के अगेंस्ट आपको पे कर रहा होता है। आज से पहले मे भी आप लोगों के जेहन में ये बात हो कि यूट्यूब आपको व्यूज के अगेंस्ट पे करता है। यूट्यूब आपको व्यूज के अगेंस्ट पे नहीं करता।
यूट्यूब आपको पे करता है अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लिक्स जो कि उन एड्स पर आई हैं। कुछ एड्स ऐसे होते हैं जिसमें लगाने वाले ने कहा कि भाई ऑडियंस ऐड देखेगी मैं पे करूंगा। गूगल को ये कहते हैं ऑडियंस ऐड देखेगी तो मैं पे करूंगा। कुछ एड्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑडियंस कहती है कि ऐड लगाने वाला कहता है कि ऑडियंस ऐड पे क्लिक करेगी फिर मैं पे करूंगा। जब वो वाला उसका गोल अचीव होगा तब यूट्यूबर को, तब एप्लीकेशन वाले को, तब वेबसाइट वाले को भी पे किया जाता है। क्लियर होगी ये बात? तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। कुछ केसेस में आपकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, आपको उसके पैसे नहीं है, आपके ऐड नजर आ रहे हैं, ऐड लोग देख रहे हैं, ऐड पे लोग क्लिक कर रहे हैं, फिर आपके पैसे बनते हैं। क्लियर होगी ये बात? समझ लग गई? तो दो तरह के रिजल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। और यहां पर एक एडिशन में कर दूं, एडिशन ये है कि अगर आपकी ऑडियंस है पाकिस्तानी, आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है, तो इन दैट केस आपका रेवेन्यू बनता है कम। आप कम कमाई करते हो फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम गूगल एडसेंस। ओवरऑल आप कह सकते हो या तो आपकी वेबसाइट है, या आपकी एप्लीकेशन है, या आपका यूट्यूब चैनल है। तीनों ही केसेस में अगर आपके पास पाकिस्तानी ऑडियंस मौजूद है तब आपके पैसे कम मिलते हैं। और वहीं पर आपके पास जो ऑडियंस है यूके, यूएस या किसी भी वेल आप कह लो कि डेवलप्ड कंट्री की अगर आपके पास ऑडियंस है, इन दैट केस आपका रेवेन्यू ज्यादा बनता है। और इसका कंपैरिजन यहां से लगा लें कि पाकिस्तान में अगर आपकी वीडियो पर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख व्यूज आते हैं, तो उन 1 लाख व्यूज के अगेंस्ट यूट्यूब आपको पे करता है तकरीबन 10 से लेकर $50। ये 1 लाख व्यूज के पाकिस्तानी अर्निंग है। यानी कि ओवरऑल 1 मिलियन व्यूज पर जो नंबर है ना वो 200 से 500 का है। आपके चैनल पे 1 मिलियन व्यूज आएंगे तब जाके यूट्यूब आपको $250-300 ऑन एवरेज पे करता है 1 मिलियन व्यूज के। ठीक है। वहीं पर अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ व्यूज फ्रॉम यूके, यूएस या किसी और वेल डेवलप्ड कंट्री से आएंगे, तो आपका जो 1 मिलियन व्यूज का जो रेवेन्यू होगा ना वो कम से कम भी आप वेट कर लेते हैं अजान हो जाए। अच्छा जी, अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ व्यूज फॉर एग्जांपल यूके, यूएस से आ रहे हैं, एक एक मैंने चैनल के स्टैट देखे थे, तकरीबन 80,000 व्यूज आए थे उसे फ्रॉम यूएस। वो इंग्लिश में एक गेमिंग चैनल था, माइनक्राफ्ट खेलता था, उसके व्यूज थे 80,000, और उस 80,000 के अगेंस्ट जो उसकी अर्निंग थी वो $230 थी। सेम अमाउंट ऑफ मनी अगर आपके 1 मिलियन व्यूज पर पाकिस्तानी पे मिल रही है, और उतने ही मतलब अमाउंट आपको 80,000 व्यूज पे मिल रही है, जस्ट कि आपकी ऑडियंस क्या होगी, डिफरेंट होगी है। उसके रीजन ये है कि भाई पाकिस्तान में जितने भी एड्स लगते हैं इनका बजट कम होता है। मार्केट में जब ज्यादा लोग ऐड लगाना शुरू कर देंगे, इनके बजट्स इंक्रीज होंगे और एडसेंस रेवेन्यूज भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। वहां पर चूंकि मार्केट कंपेटिटिव बहुत ज्यादा, तो लोग ज्यादा बजट के ऐड लगाते हैं और फिर लोगों का एडसेंस रेवेन्यू भी उतना अच्छा बनता है। ये सारी चीजें समझाने का मकसद ये है कि कल को भाई आप अपना एक वेबसाइट वगैरह बना के उस पर काम कर सकते हैं, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमने सीखना भी है कि हम एक ब्लॉगिंग वगैरह की वेबसाइट बनाकर
यूके यूएस की ऑडियंस को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, और एडसेंस के रेलेवेंट हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है, अप्रूवल किस तरह से आपको इजीली वहां से मिल सकता है। ठीक हो गया जी, क्लियर है। अच्छा जी, तो दो तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं, पेड और ऑर्गेनिक। पेड रिजल्ट्स आपको गूगल एड्स की सर्विसेज के थ्रू आ रहे होते हैं, यानी कि लोग गूगल एड्स की सर्विसेज को यूज करते हुए वहां पर अपने एड प्लेस करते हैं। हमने हमेशा अपना जो ध्यान है या अपना जो फोकस है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पर रखना है। हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट से ही सारा का सारा काम है। पेड रिजल्ट्स आज हैं, जो ही एड बंद होगा वो बंद हो जाएंगे। एंड सम ऑफ द टाइम आपके पास पेड रिजल्ट्स में या जो भी पेड वेबसाइट्स आ रही हैं, एड्स आ रहे हैं, वहां पर ब्रांड्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं। समझ लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं टी शर्ट्स वगैरह सर्च करता हूँ, वहां पर आज ऐड आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि भाई वो अगले 1 साल आता ही रहे ऐड। ठीक है, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड के पास मार्केटिंग को लेकर इतना बजट होता है कि वो अपनी मार्केटिंग को इतना एक्सेसिवली चलाते रहते हैं। उसके अगेंस्ट भी हमारे पास कुछ सोल्यूशंस होते हैं, कीवर्ड रिसर्च में हमें उन सॉल्यूशंस को इन डिटेल इन डेप्थ सीखेंगे भी। ठीक हो गया जी, ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट्स का आपको पता चल गया। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट उसके बाद हमने बात की थी अबाउट सर्च इंजन पेनल्टीज एंड एल्गोरिदम अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्गोरिदम था क्या? एल्गोरिदम हमारे पास किसी भी सर्च इंजन के काम करने का, आप कह सकते हैं, तरीका कार है कि कोई भी हमारा जो सर्च इंजन है वो किस मेथड को या किस वे को यूज कर रहा है थ्रू आउट अपने काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रैंकिंग्स कैसे हो रही हैं, सर्च इंजन आपको रिजल्ट्स कैसे दिखा रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपको सर्च इंजन का एल्गोरिदम ही डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो एल्गोरिदम होता है ये कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा होता है। फॉर एसईओ पर्सन हमें, आप कह सकते हैं कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप आज एसईओ कर रहे हो, कल को उसमें कोई अपडेट आएगी तो आपकी एसईओ टोटली चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लास्ट जो मेजर आपकी एसईओ पर इम्पैक्ट करने वाली अपडेट्स थी वो सन 2011 और 12 में आई थी। 11 में पांडा अपडेट आई थी जो कि टोटली फोकस्ड ऑन कंटेंट थी, कि अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो गूगल की तरफ से आपको पेनल्टी पड़ सकती है। 3 तरह की पेनल्टीज थी। सॉफ्टवेयर पेनल्टीज में आपको ये होता था कि आपकी वेबसाइट को गूगल अपनी डेटाबेस से रिमूव कर देता था। अगर आपकी वेबसाइट गूगल की डेटाबेस से रिमूव हो जाएगी तो आपकी वेबसाइट कभी भी सर्च पर, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओनली वन सोल्यूशन है कि डायरेक्ट आप उसका यूआरएल वगैरह सर्च करोगे तो वो ओपन हो जाएगी, बट यहां पर वो वेबसाइट आपको देखने को नहीं मिलती। सेकंड नंबर पर यह होता था कि आपकी वेबसाइट डी रैंक भी करवाई जा सकती थी। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पर आपने शैलो कंटेंट, इररेलेवेंट कंटेंट, कॉपीड कंटेंट पोस्ट कर करके उसको रैंक करवा लिया है, तो गूगल जब भी उस चीज को क्रैकडाउन करेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को डी रैंक करवाना भी शुरू कर सकता है। और हार्डेस्ट आप पर यह पेनल्टी पड़ सकती है कि भाई आपकी डोमेन जो होगी वो परमानेंटली बैन कर दी जाएगी, वो डोमेन दोबारा कभी भी रैंक नहीं होगी। देन 2012 में हमें सेकंड एल्गोरिदम अपडेट देखने को मिला था, दैट वाज बेस्ड ऑन लिंक्स। कि अगर आप लिंक स्पैमी लिंक्स दे रहे हो, अगर आप लिंक्स परचेज कर रहे हो, लिंक्स के लूप होल्स क्रिएट कर रहे हो, इररेलेवेंट वेबसाइट से आप अगर बैकलिंक्स बना रहे हो या लिंक्स बना रहे हो, तो उन सारे केसेस में आपको पेनल्टी पड़ सकती थी। और जो हमारे पास पेनल्टीज थी वो सेम ही है गूगल की। ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास बचने के ऑप्शंस होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पेनल्टी, सॉफ्टवेयर पेनल्टी आपको पड़ गई है जिसमें आप डी रैंक होना शुरू हो गए हो, या गूगल की डेटाबेस से आपका जो कंटेंट है वो रिमूव होना शुरू हो गया, आपके पेजेस रिमूव होने शुरू हो गए, तो हमारे पास दोनों के अगेंस्ट सोल्यूशन मौजूद होता है। पहले में हमारे पास सोल्यूशन में ये मौजूद है, अगर कंटेंट की वजह से हमें पेनल्टी पड़ी तो हम सिंपली अपना जो कंटेंट है उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरे केस में हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट पर ऐसे लिंक्स बन गए हैं जो लिंक्स से स्पैम आ रहा है या आपकी वेबसाइट डी रैंक होना शुरू हो गई है, तो आप उन लिंक्स को डिस ऑन
कर सकते हैं। हम गूगल को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई ये लिंक्स हमारे नहीं है और हम इन लिंक्स को सिंपली डिसऑन करें। तो दोनों तरह की ये जो पेनल्टीज हैं हम इनसे बच सकते हैं। या अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव एसईओ भी लोग कर देते हैं, जैसे कि नॉर्मली रियल लाइफ में क्या है कि अगर आप सक्सेसफुल होना शुरू करोगे तो आपका कोई रिश्तेदार काला जादू करवाता है, वैसे ही कंपेटिटर्स क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट की नेगेटिव एसईओ करना शुरू कर देते हैं। और नेगेटिव एसईओ में क्या है, वो आपकी वेबसाइट को लेकर स्पैम बैकलिंक्स क्रिएट करने शुरू कर देते हैं। अब उन स्पैम बैकलिंक से आपकी वेबसाइट पर इफेक्ट पड़ेगा और पड़ता है एक्चुअल में। ठीक है, उस चीज से बचने के लिए हम उन चीजों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और अगर इनकेस हमें अपने बैकलिंक्स में ऐसे स्पैमी बैकलिंक्स देखने को मिलते हैं तो हम फौरन से गूगल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हम इन बैकलिंक्स को डिसऑन कर रहे हैं, ये बैकलिंक्स हमारे नहीं है। जैसे औलाद को कर देते हैं ना, वैसे ही हम बैकलिंक्स को भी कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? तो दोनों तरह की पेनल्टी से हम सेफ एंड साउंड वापस आ सकते हैं। अब वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, आज के टॉपिक पर अबाउट एससीओ। एससीओ है क्या, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारे पास ये जो एससीओ है ना, ये तीन तरह की होती है। नंबर वन हमारे पास व्हाइट हेड एससीओ है, नंबर टू हमारे पास ग्रे हेड एससीओ है, एंड नंबर थ्री इज ब्लैक हेड एससीओ। जो व्हाइट हेड एसईओ है, जब भी आप आसान लफ्जों में इनको अगर सेव करना चाहो तो व्हाइट हेड एसईओ आपकी एससी एसईओ की टेक्निक्स जिनको आप गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कर रहे होते हो, तो हम कहेंगे कि हम अपनी साइट पर व्हाइट हेड एसईओ कर रहे हो। ब्लैक हेड एसईओ में गूगल की ऐसी सॉरी एसईओ की ऐसी टेक्निक्स आती हैं जिन्हें गूगल ने इलीगल बना दिया है। यानी कि गूगल कह रहा है कि अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करोगे तो उसके अगेंस्ट आपको पेनल्टी पड़ सकती है। वो सारी की सारी चीजें आती हैं ब्लैक हेड एसईओ में। और मेजर टर्म्स जो हमारे पास आ जाती हैं वो आपके पास नंबर वन पे आप कह सकते हो कीवर्ड स्टफिंग है, कॉपीड कंटेंट है, बैकलिंकिंग के रीडायरेक्शंस आ सकती हैं, उसके बाद स्पैमी बैकलिंक्स आ सकते हैं। अडल्ट या बैटिंग वाली वेबसाइट से आप बैकलिंक्स ले रहे हो, वो बैकलिंक्स कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं हमारे पास ब्लैक हैट एसईओ में। बीच में हमारे पास बच जाता है ग्रे हैट एसईओ। अब ग्रे हैट एसईओ एक काइंड ऑफ जुगाड़ है। ठीक है, ग्रे हेड एसईओ के थ्रू हम बेसिकली एक लूप होल ढूंढ कर उसको यूज करते हुए वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आते हैं। इट कुड बी अ लूप होल, इट कुड बी अ टेक्निक जो कि आप अपने लिए खुद बनाते हो। एग्जांपल देता हूं, 2021 में हमने एक टेक्निक बनाई थी ग्रे हेड एसईओ की। अब वो टेक्निक थी क्या, हमारी वेबसाइट थी कारपेट क्लीनिंग डॉट एच के, हांगकांग का प्रोजेक्ट था, एच के से आपको पता चल जाना चाहिए। अब वो उस पर हम काम कर रहे थे तो रैंकिंग्स स्टार्टिंग में हमारी लो थी और बहुत कोशिश की बट वो अपनी हो रही थी क्योंकि मार्केट में कंपटीशन एट दैट टाइम बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो उस चीज से बचने, सॉरी उस चीज को बीट, उस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमने ग्रे हेड एसईओ की एक टेक्निक बनाई। और उस टेक्निक में हमने किया ये था कि हमने एक सेपरेट सर्च इंजन ढूंढा हांगकांग का। सही है, सर्च इंजन चेंज हो गया, हमने एक नया सर्च इंजन फाइंड आउट किया हांगकांग का, जिसकी जो ओवरऑल गाइडलाइंस थी वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी। ठीक है, उस सर्च इंजन पर जाकर अपनी वेबसाइट को सेटअप किया। सेटअप करने के बाद 2-3 हफ्ते हमने उस सर्च इंजन को यूज करते हुए वहां पर ब्लैक हेड एसईओ की जो टेक्निक्स थी उनको यूज किया, जिसमें कीवर्ड स्टफिंग थी और 2-3 चीजें थी रेलेवेंट टू बैकलिंकिंग। वो सारा काम किया हमने एक सेपरेट सर्च इंजन पर जाकर। उसका फायदा ये हुआ कि विद इन 3 वीक्स हमारी वेबसाइट उस सर्च इंजन में रैंक करनी शुरू हो गई। अब जब हमारी साइट उस सर्च इंजन में रैंक करना शुरू की ना, वहां से ट्रैफिक भी आनी शुरू होगी और वहां से हमें जो सेल्स थी वो भी मिलनी शुरू हो गई। अब जब कोई भी सर्च इंजन कहीं से भी आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आ रही है, स्टे भी कर रही है,
लीड्स भी आपको जनरेट हो रही हैं, इन दैट केस गूगल आपकी वेबसाइट को ऑथेंटिक कंसीडर कर रहा था। फॉर एग्जांपल, यूजर आया वेबसाइट पे, यूजर ने पूरी वेबसाइट स्क्रॉल डाउन की, आपके ऐड टू कार्ड या चेकआउट वाले बटन्स को यूज किया है, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे गया, अबाउट अस वाले पेज पे गया, वहां पे देखा है कॉन्टेक्ट अस पे एक फॉर्म लगा होता है, उसको फिल करके क्वेरी आपको सेंड की है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को इन दैट केस ऑथेंटिक कंसीडर कर रहा होता है। अब हम सारी ऑडियंस एक सेपरेट सर्च इंजन से वहां पर ला रहे थे, ऑडियंस से सारा अच्छा बिहेवियर ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे। गूगल ने उस सारी चीज को देखते हुए हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग थी उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। अब जब तक हम गूगल पे अप्रूव हो गए ना, सॉरी, हमारी जो रैंकिंग थी वो इम्प्रूव हो गई थी, तब तक उस सेकंड सर्च इंजन से हमें पेनल्टी पड़ चुकी थी। समझ लगी मेरी बात की? उस सेकंड सर्च इंजन से हमें पड़ गई पेनल्टी। आप में से कोई नॉन नॉन लीग की बैठा है? तो जैसे नवाज शरीफ यहाँ पे चोरी करके बाहर चला गया, तो क्या कोई उसे कुछ कर सकता है? सेम केस वहां पर था, आपने एक सेपरेट सर्च इंजन पे जाके दो नंबरी की, उस सारी दो नंबरी का गूगल या आपकी वेबसाइट पर कोई भी इम्पैक्ट। आपको जब एक सर्च इंजन बैन करता है तो वो समझ लो अपनी प्रीमिसेस में आपको बैन कर रहा है, आप पे उससे बाहर जाकर अपना नॉर्मल सब कुछ कर सकते हो। बट हमेशा याद रखना, ये दो नंबरी वाला काम गूगल पर रहकर नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम यूजर गूगल पर है। अगर आप ये दो नंबरी वाला काम सोचेंगे, फॉर एग्जांपल हम गूगल पे दो नंबरी करके रैंकिंग ले लें, ट्रैफिक ले लें, वो कुछ टाइम चलेगी, पेनल्टी पड़ जाएगी, बैन हो जाओगे, फिर गूगल पे आप काम नहीं कर रहे होगे, बाकी सब पर कर रहे होगे। अब उस केस में सिनेरियो ये होगा कि बाकी सारे सर्च इंजन को मिला भी लो तो गूगल के इक्वल ट्रैफिक नहीं है वहां पर। ठीक है? तो ये अगर ग्रे हेड एसईओ की एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी, सेम लाइक रीडायरेक्शन वाली थी, लास्ट क्लास में मैंने बताई थी, जिसमें गूगल के पुराने लिंक्स को लेकर रीडायरेक्शंस बनाई जाती थी। एक तीसरा भी एक ग्रे हेड का बहुत, आप कह लो, एक प्रूवन वे है जो कि आज भी चल रहा है, और वो लीगल है टोटली। अब वो वे क्या है, जो जो भी हमारे पास वेबसाइट होती है ना गवर्नमेंट की, ठीक है, या हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स होती हैं, गूगल की नजर में इन वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी बाकी वेबसाइट से 100% आप कह सकते हो ज्यादा होती है। ठीक है? तो उस ग्रे हेड एसईओ की टेक्निक में आज भी उसे लोग यूज करते हैं, और काम ये होता है, हम पुरानी वेबसाइट्स ढूंढते हैं गवर्नमेंट की या एजुकेशनल जो कि अब बंद हो चुकी हैं। और इसका तरीकाकार ये होता था, भाई पुराने अखबार ढूंढो, ठीक है, और उनमें देखो कि पाकिस्तान में पिछले 10 साल में कोई ऐसा इदारा बना हो गवर्नमेंट का जो कि अभी काम नहीं कर रहा या बंद हो चुका है। आपको इदारा मिल गया, उस इदारे की डोमेन सर्च करो, वो अब तक एक्सपायर हो चुकी होगी, यानी कि अवेलेबल टू रीसेल मिल रही होगी। हम जाकर उस एक्सपायर्ड डोमेन को या वेबसाइट को, आप समझ लो फिलहाल के लिए, दोबारा से परचेज कर लेते थे। परचेज कर ली, मैंने आपको पहले क्या बताया, उसकी ऑथेंटिसिटी नॉर्मल वेबसाइट से 100% ज्यादा होती थी। वो डोमेन यानी कि गवर्नमेंट की एजुकेशनल वेबसाइट की पुरानी डोमेन अभी आपके पास मौजूद है, और हम उससे काम ये लेते थे, हम उस वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को बैकलिंक दे देते थे, यानी कि उस वेबसाइट से अपनी वेबसाइट से एक लिंक जनरेट कर देते थे। अब वहां पर गूगल या आपके सर्च इंजन ये सोच रहे होते थे कि आपकी आपकी कंट्री की गवर्नमेंट की साइट आपको डायरेक्ट लिंक कर रही है, तो जितनी उसकी ऑथेंटिसिटी है साथ के साथ आपकी भी इंक्रीज हो जाती है, और ये चीज भी आपको ओवरऑल रैंकिंग्स में, ट्रैफिक में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। समझ लगी? ये होती हैं ग्रे हेड की एसईओ टेक्निक्स। नॉर्मल भी होती हैं, व्हाइट हेड एसईओ में तो हम ज्यादा टेक्निक्स के काम में जाते नहीं है। हम, आप समझ लो को एक छोटा बच्चा है जिसको उंगली पकड़ के आप सीधा सीधा लेकर चलते हो, बट ग्रे हेड एसईओ में हम थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के इधर उधर से जल्दी रिजल्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट विद दैट हम मेक श्योर कर रहे होते हैं हमें किसी भी जगह से कोई भी पेनल्टी पड़े ना। क्लियर होगी बात? समझ लग गई? ग्रे हेड, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, इन सब में अगर आप में से किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो फिलहाल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड,
जी सर। सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि वाइट हेड जो है बेसिकली गूगल की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक वो एसईओ करते हैं। हाँ जी। ब्लैक हेड जो है वो गूगल की गाइडलाइंस के जो अगेंस्ट है वो ब्लैक हेड जी जी। टेक्निक है। ग्रे हेड जो मिक्सचर है वाइट हेड और ब्लैक हेड का, इज इट हाँ सो जी, आप सर, कह यही है? सकते हो किसी हद तक मिक्सचर नहीं है, बट आप ये कह सकते हो कि हम जुगाड़ी तरीके यूज करते हैं जिसमें हमें पेनल्टी ना पड़े और हम अपना काम भी निकलवा लें। ग्रे हेड को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। सर इसमें ग्रे हेड में गूगल गाइडलाइन के अगेंस्ट कुछ आप एसईओ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं आप, नहीं, लाइक बैकलिंक्स वगैरह कुछ एक्सेट्रा? गूगल की जो रिकमेंडेशंस होती हैं या गाइडलाइंस होती हैं उनके अगेंस्ट हम ग्रे हेड में नहीं जाते। यानी सर ये व्हाइट हेड और ग्रे हेड दोनों सही है, हाँ ब्लैक जी, आप हेड जो है वो काइंड ऑफ गूगल कह की सकते हो दोनों गाइडलाइन? सेम है, बट वाइट हेड ग्रे हेड एसईओ ना थोड़ा सा आप कह सकते हो वाइट हेड का स्क्वायर है। ओके सर। मतलब ओके। हम जल्दी रिजल्ट्स लेने के लिए ना कुछ टेक्निक्स हैं जो कि ग्रे हेड की हैं जिनको फॉलो करते हैं। हाँ जी सर, सेम नहीं था, क्लियर हो गया। गूगल देखें, वो गूगल के अगेंस्ट होगा ही नहीं काम। फॉर एग्जांपल जी डोमेन सर। परचेज करना गूगल के अगेंस्ट नहीं है। हम डोमेन परचेज कर सकते हैं, मैं पे कर रहा हूँ उस डोमेन का। जी सर। नहीं, गूगल को वाइट हेड का भी नहीं पता। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था ना कि भाई एक्चुअल एसईओ एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम ओवरऑल अपनी वेबसाइट या अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। एक्चुअल एसईओ नहीं होती, एक्चुअल में ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर है सबका। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट सर्च इंजन आज दोबारा से, कि भाई ये सर्च इंजन नाम की जो बला हमने टिल नाउ डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। हमारे सर्च इंजन को जब भी हम कुछ भी लिख के सर्च करते हैं, ये उसके अगेंस्ट सेम और एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें कैसे लाकर दे देता है। इसे किस तरह से पता चल रहा है कौन सी लोकेशन के लिए कौन सा डाटा बेस्ट है, ये सारा का सारा एक्चुअल में से डाटा मिल कैसे रहा, इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना है, कोई भी सर्च इंजन है तो भाई उसके पास अपना एक क्रॉलर मौजूद है। क्रॉलर मींस एन रोबोट, या आप कह सकते हो कि एआई टेक्नोलॉजी है जो कि हर सर्च इंजन के पास मौजूद है। और इस एआई टेक्नोलॉजी का काम है डाटा को क्रॉल करना। सही है। जब भी कोई न्यू वेबसाइट बनेगी, कोई न्यू वेब पेज बनेगा, कोई न्यू बिजनेस सर लोकेशन ऐड एक होगी क्वेश्चन गूगल था। मैप्स में। जी सर। सर अगर आपका, हम क्योंकि ऑनलाइन बैठे हुए हैं, अगर आपका कैम भी ऑन हो तो ये ज़्यादा फिजिबल होगा हमारे लिए समझने के लिए। मैं अभी खड़ा हुआ हूं ना, तो कैम ऑन होगा तो वो कैसे होगा। कोई ऐसी फिजिबिलिटी हो कि आप हमें नज़र भी आ रहे सर हो, नेक्स्ट आपकी सिर्फ क्लास में स्क्रीन ना इंशाल्लाह शेयर करते हैं होती इसके रेलेवेंट हम। हो। जी ठीक, थैंक यू हाँ जी, या तो आपको बोर्ड दिखा देंगे या जो भी हो सका, क्योंकि वो भी उस हिसाब से लैपटॉप ही सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो सर मेनली इसमें सर मेनली इसमें स्क्रीन का ही रोल है, स्क्रीन एंड वॉइस है, लेकिन वो भाई भी सही कह रहे हैं थोड़ा सा कि अगर आप भी साथ में नजर आते रहेंगे तो एक अच्छा लगेगा साथ में, बट बेसिकली वॉइस एंड स्क्रीन दो मेन चीजें हैं सही जो इस वक्त अवेलेबल हैं हमें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कैम ऑन कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, तो जो भी हमारा कोई सर्च इंजन होता है, हर सर्च इंजन के पास अपना एक क्रॉलर होता है, एक बॉट है, एक एआई टेक्नोलॉजी है। और इस एआई टेक्नोलॉजी का काम है सिंपली डाटा को क्रॉल करना। जब भी कोई नया वेब पेज बनेगा, कोई न्यू वेबसाइट बनेगी, कोई वेब पेज अपडेट होगा, कहीं पर कोई इमेज रिप्लेस होगी, कोई वीडियो ऐड होगी, कोई लोकेशन ऐड हो गई, कुछ भी अपडेशन होगी ऑनलाइन की दुनिया में, तो ये क्रॉलर्स फटाफट वहां पर पहुंच जाते हैं। इन क्रॉलर्स का काम होगा कि वहां पर जाकर मौजूद डाटा को क्रॉल कर लिया जाए। ठीक है जी। तो जरा इसे यहाँ पर हम पेंट में समझ लेते हैं ताकि ऑनलाइन वालों को भी अच्छे से समझ लग जाए। सो
हर सर्च इंजन के पास अपना एक क्रॉलर मौजूद है, और क्रॉलर को उसने डिफरेंट नाम दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल का जो क्रॉलर है उसका नाम है जी गूगल बॉट। इसी तरह हमारे पास एप्पल बॉट है। इसी तरह हमारे पास बेदू एक सर्च इंजन है, उसने अपने क्रॉलर का नाम रखा हुआ है बेदू स्पाइडर। ठीक है, तो हर सर्च इंजन के पास क्रॉलर्स मौजूद है और उन्होंने अपने अपने क्रॉलर्स को डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। नाउ इन क्रॉलर्स का काम क्या है? इन क्रॉलर्स का काम है डाटा को क्रॉल करना। जब भी कहीं पर कोई न्यू पेज बनेगा या किसी भी किस्म की ऑनलाइन में कोई भी अपडेशन होगी, तो इन दैट केस इन सर्च इंजन का काम होगा कि ये उस पेज पर पहुंच जाएं या उस कंटेंट पर पहुंच जाएं और उसको जाकर क्रॉल कर लें। सही है, क्रॉल करके ये वहां से सिंपली मौजूद जितना भी डाटा होगा उसको ये कर लेते हैं कलेक्ट। अब डाटा में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक वेब पेज है, हमने चूंकि थ्रू आउट वेब पेजेस को ही डिस्कस करना है, अगर वहां पर एक वेब पेज है दैट्स मीन वहां से ये भाई यूआरएल देगा आपके वेब पेज के, आपके पेजेस के टाइटल को लेगा, वहां पर आपके पेज की डिस्क्रिप्शन इंक्लूड की जाएगी, आपकी इमेजेस का डाटा स्लैश आपकी वीडियोस का डाटा, एंड विद दैट जितना भी कंटेंट उसे अवेलेबल होगा वो सारा का सारा कंटेंट वो वहां से रीड कर लेगा। ये सारा का सारा वो डाटा है जो कि हमारा क्रॉलर या हमारा जो सर्च इंजन है वो हमारी वेबसाइट से ले रहा होता है। विद दैट याद रखना मेरी पिछली क्लास का वर्ड्स के भाई सर्च इंजन्स क्या है? अंधे। सर्च इंजन क्या है? अंधे हैं। दैट्स मीन वो आपके कंटेंट को रीड नहीं कर सकते। ये जो फ्रंट एंड वेबसाइट का हम देख रहे होते हैं सर्च इंजन उसको बिल्कुल भी रीड नहीं कर सकता। सर्च इंजन किसको रीड करता है? वो रीड करता है भाई बैक एंड में मौजूद HTML कोड को। वो कोड की ही लैंग्वेज को समझता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वो कोड की ही लैंग्वेज को समझता है। उससे जो जनरल वो भी हमारी तरह ही है सर्च इंजन में, उसे भी इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जांपल मैं कोर्सेरा की ये वेबसाइट है, इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब इस फ्रंट एंड पे क्या कंटेंट मौजूद है? हमारा सर्च इंजन इसको यहां से जैसे हम रीड कर रहे हैं या जैसे हम देख रहे हैं सर्च इंजन क्या करेगा? कंट्रोल यू करेंगे तो आपके पास किसी भी पेज का जो सोर्स कोड होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, सर्च इंजन हमारी वेबसाइट के बैकएंड में मौजूद इस कोड को रीड करता है और यहां से ही वो सारा डाटा भी यहीं से क्रॉल हो रहा है। सही है, डाटा भी हमारा यहीं से क्रॉल हो रहा है, उसे यहीं से पता चल रहा है आपने इमेज कौन सी लगाई है, आपने वीडियो कौन सी लगाई है, आपके पेज का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यूआरएल क्या है, सारा का सारा डाटा यहीं से मिल रहा है। एग्जांपल लूं तो मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूं, सर्च के लिए यूज होता है। आई इमेज सोर्स लिखता हूं, तो ये बेसिकली कोड है इमेजेस का। जहां पर भी इमेज अपलोड होती है इसी तरह कोड स्टार्ट होता है, यहां से ये कोड स्टार्ट हो रहा है इमेज का। देखिए लिखा हुआ इमेज SRC मीन सोर्स, वो बता रहा है कि इमेज कहां से ली गई है। देखो डाटा इमेज SVJ जो भी उसका नाम है ये थ्रू आउट आ रहा है आपकी इमेज का सोर्स। ठीक है, अरे माशाल्लाह खत्म ही नहीं हो रहा, अस्तगफुरुल्लाह, रेलगाड़ी है, खत्म हो गया था। भाई हो जा, अब इतना लंबा सोर्स कोड होगा तो सर्च इंजन को क्या समय लगेगी क्या अपलोड कर दिया। यहां पर जाकर हमारा ये जो सर्च इंजन सॉरी जो इमेज का सोर्स है वो खत्म हो रहा है। गूगल यहां से आगे पढ़ेगा उसे पता चलेगा इमेज में क्या लिखा हुआ है। गूगल इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकता, थक जाएगा। हाँ जी, हम, हाँ जी, एड्रेस है ना, आपके एड्रेस में इमेज का नेम भी होगा। आपने मैंने मैंने एक इमेज सेव की हुई है। नहीं नहीं, वो सेपरेटली हम कोड में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है, एज एन एग्जांपल ये इमेज है। जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो सोर्स कोड में ये टाइटल आएगा।
सोर्स में ये आएगा ना, नेम आएगा ना आपकी इमेज का, अलग से देखे नहीं आ रहा इमेज का सोर्स। यहाँ पर दोबारा जाना पड़ा यार, कंट्रोल जी, ये देखें यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, वो सेपरेट कोड है, कोड यहाँ से स्टार्ट होता है ना, इस साइन से कोड स्टार्ट होता है ना, कोई किसी भी कमांड का, आपने कोई भी कमांड देनी है, आपका कोड ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पिछला कोड का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। किसी भी चीज का कोड है वो इस, ये अब मुझे इसका नाम नहीं पता, ब्रैकेट या व्हाटसोएवर, इससे स्टार्ट होता है और स्लैश इसी से एंड होता है कोड। क्या HTML टैग है, और ये HTML टैग इस आइकन से स्टार्ट होता है और एंडिंग पर स्लैश लग के यही आ रहा होता है। तो अगर ये स्टार्ट यहाँ से आ रहा है तो दैट्स मीन इमेज का टाइटल नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये देखो अगर, हाँ जी, हम्म, वो मैंने जोक, नहीं नहीं, वो मैं मजाक में कह रहा था, करेगा रीड, नहीं थकता गूगल, वो AI है। यार छोड़ो इसे, कोई और इमेज ढूंढ लेते हैं, इधर लगी नहीं हुई, किसी और पेज पे चले चलते हैं, यहाँ पे चले चलते हैं। कंट्रोल यू करके मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, रीड कर लेगा वो, मैंने वैसे मैं आपको कह रहा था। माशाल्लाह, अच्छा जी, ये कोर्सेरा थी। कंट्रोल F, अब यहाँ पे इमेज का आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्मली जहां पर भी आप इमेज अपलोड कर रहे हो, आपने सोर्स दिया, गूगल उस सोर्स से देखेगा कि आपकी इमेज में क्या कंटेंट मौजूद है, बट डू रिमेंबर कि सर्च इंजन आपकी चीजों को फ्रंट एंड पर नहीं देख सकता, उसे नहीं पता फ्रंट एंड पे क्या कंटेंट है, क्या एनिमेशन है, क्या डिजाइन है, उसे इन चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है, ना ही वो रीड कर सकता है। स्टिल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आपको कि सर्च इंजन यूआरएल्स ले लेगा क्योंकि वो रीड कर सकता है, टाइटल्स ले सकता है, डिस्क्रिप्शन ले लेगा, इमेजेस एंड वीडियोस ले लेगा, और जितना भी कंटेंट उसको अवेलेबल होगा वो सारा कंटेंट वहां से कलेक्ट कर लेगा। इस सारे डेटा को कलेक्ट करने का मकसद ये होता है कि गूगल इस सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद में गूगल यहाँ पर डिसाइड करेगा कि गूगल आइदर के इसको अपनाता है या नहीं अपनाता। सही है, मतलब अपनाने ना अपनाने से मतलब इस बात का ये है, इंडेक्सिंग का वर्ड सुना है आपने कभी, इंडेक्स? बचपन में हमारी 9th 10th की बुक में या उसके बाद का मुझे पता नहीं, फर्स्ट या सेकंड पेज पे लिखा होता इंडेक्स या अदादो शुमार, और सारे जो चैप्टर होते थे और उनका आगे नंबर बता रहा होता था कौन कौन से चैप्टर कौन से पेज पे मौजूद है। अब वो जो इंडेक्स पेज है, अगर आपके बुक के ऑथर के पास सारे जो चैप्टर्स हैं उनका डाटा नहीं होता, कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, क्या वो इंडेक्स पेज बन सकता था? दैट्स मीन कि हमारे जो ऑथर था उसके पास डाटा मौजूद था, उसने एक इंडेक्स बना लिया। सेम लाइक हमारे सर्च इंजन का भी एक इंडेक्सिंग है, ठीक है। उस इंडेक्स में क्या है, उस इंडेक्स में आपकी वेबसाइट्स एक्चुअल में स्टोर होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं गूगल पे कुछ भी लिखकर सर्च करता हूँ, गूगल का जो सर्प है उसके अगेंस्ट मुझे रिजल्ट दिखा देता है। गूगल सर्प में सिर्फ वही रिजल्ट दिखाता है जिन वेबसाइट्स का जो डाटा है गूगल के पास मौजूद है। अगर आपकी वेबसाइट का डाटा गूगल के पास मौजूद नहीं होगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को कभी भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर नहीं दिखाता। दैट्स मीन कि भाई रैंकिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंडेक्सिंग। अगर आपकी, मैंने जब पेनल्टीज के बारे में बताया और मैंने आपको कहा गूगल आपका डाटा डेटाबेस से उड़ा देगा, दैट्स मीन के गूगल आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स करवा देगा। समझ लगी? फिर हमें दोबारा से सारे पेजेस को इंडेक्स करवाना पड़ेगा, दोबारा से हमें रैंकिंग पर काम करना पड़ता है। तो इंडेक्सिंग एक इम्पोर्टेंट फेज है हमारे लिए, एसईओ के लिए। अगर हमने अपनी वेबसाइट को ग्रो करवाना है, हमने वेबसाइट को रैंक करवाना है, तो पहला स्टेप होता है हमारा क्रॉलिंग का। हमने सर्च इंजन के क्रॉलर को इजाजत देनी है कि वो हमारी वेबसाइट पर आए और वो वहां से डाटा कलेक्ट कर ले। सेकंड स्टेप में हमने मेक श्योर करना है कि हमारी वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट वगैरह हमने प्लेस किया हुआ है वो सारी चीजें करेक्ट हों।
ताकि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करवा ले। जब आपकी वेबसाइट सब पर शो होनी शुरू हो जाती है, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर जब आपकी वेबसाइट शो होनी शुरू हो जाती है, दैट्स मीन आपकी वेबसाइट गूगल पर इंडेक्स्ड है। सही है। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा था ना, ये तो ऐड आ रहे थे। ये जितनी भी वेबसाइट्स आ रही हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स गूगल पर इंडेक्स्ड हैं। अगर ये वेबसाइट गूगल पर इंडेक्स्ड नहीं होंगी तो ये वेबसाइट कभी भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। क्लियर होगी ये बात? इंडेक्सिंग का पता चल गया, सर्च इंजन की वर्किंग का पता चल गया। मुझे बताओ, एक वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है, क्या वो वेबसाइट क्रॉल हुई होगी? अगर हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है तो क्या वो वेबसाइट क्रॉल हुई होगी या नहीं? जी सर, डेफिनेटली हुई होगी सर, क्योंकि जब तक क्रॉलिंग नहीं होगी तो इंडेक्सिंग नहीं होगी, इंडेक्सिंग नहीं होगी तो रैंकिंग तो मुमकिन ही नहीं है सर। इंडेक्स तीन होता है। स्टेप्स है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। तीनों में से एक भी मिस होगा तो नेक्स्ट स्टेप पर आप नहीं पहुंच सकते। हाँ, एक चीज यस है, सर। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट क्रॉल होगी तो पॉसिबिलिटी है कि गूगल उसे इंडेक्स करे या ना करे। दैट्स अप टू गूगल कि गूगल आपकी पेज को, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा है या नहीं। उसमें इश्यूज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डेवलपर से गलती होगी या आपसे कोई गलती होगी। सम केसेस में ये होता है कि हमने अपने सर्च इंजन को खुद से रोका होता है कि वेबसाइट इंडेक्स ना हो, क्रॉल हो जाए बट इंडेक्स ना हो। जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, डेवलपर जब वेबसाइट डिजाइन कर रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन तो होती है वो वेबसाइट। जब डिजाइनर वेबसाइट को बना, डेवलपर वेबसाइट को बना रहा होता है ना, वो इंडेक्सिंग को खुद रोक देता है, क्योंकि आधे इनकम्प्लीट पेज गूगल पर इंडेक्स ना हो जाएंगे। सम केसेस में हो जाते हैं वो ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे डेवलपर क्या करते हैं, इंडेक्सिंग को खुद रोक देते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आप सर्च इंजन को जाके बार बार पिंग कर रहे हो कि जाओ मेरा डाटा क्रॉल करो, वो क्रॉल भी कर रहा हो, बाद में इंडेक्सिंग ना कर रहा हो। वहां पे नंबर वन पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी इंडेक्सिंग आपने खुद रोकी हो। नंबर टू पर पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पेजेस पे मौजूद कंटेंट गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। नंबर थ्री पर मे भी आपको गूगल की तरफ से कोई पेनल्टी पड़ी हो सकती है। ये तीन इश्यूज सर हमें फेस करते हैं। क्रॉलिंग खुद कैसे रोक सकते हैं सर हम? हम क्रॉलिंग खुद रोक सकते हैं गूगल को इंस्ट्रक्शंस देकर। हम गूगल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वेबसाइट क्रॉल नहीं करवानी, तो गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा। इंडेक्सिंग रुकवा सकते हैं, क्रॉलिंग को हम नहीं रुकवा सकते। जरूरी नहीं है, जी सर। वो होती रहती है। बेसिकली जो हमारा सर्च इंजन है ना, ये चलती फिरती जी एक सर। आइटम है। नंबर वन, ये ट्रेवल करती है थ्रू लिंक्स, यानी इसे जहां पर भी लिंक मिलेगा ये क्लिक करेगा और नेक्स्ट साइड पर चला जाएगा। आपका सर्च इंजन जो क्रॉलर है, ये 24 घंटे ट्रेवल कर रहे होते हैं, लिंक्स टू लिंक्स जंप करी जा रहे हैं। जहां पर लिंक मिलेगा क्लिक करेंगे, पेज को देखेंगे, उस पेज पे जहां पे लिंक लगा होगा वहां से क्लिक करके फर्दर चले जाते हैं। हमेशा याद रखना, हमारे क्रॉलर्स लिंक टू लिंक जंप करते हैं और यही वन एंड ओनली वे है इनका ट्रेवल करने का। ठीक है। और क्रॉलिंग से आप अपने सर्च इंजन को रोक नहीं सकते। हमारे सर्च इंजन को, फॉर एग्जांपल हमने अगर उसे इंस्ट्रक्शन दी है ना कि भाई मेरी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं करवानी, इवन इन दैट केस भी वो आके क्रॉलिंग करेगा। सही है। एग्जांपल दे देता हूँ कि आप अपने बच्चों को कहें कि ये काम नहीं करना, वो करके देखते हैं होता गया ऐसे। ऐसा ही है ना, सेम केस वहां पे होता है। सर्च इंजन थोड़ा सा मेच्योर है, वो क्रॉल कर लेगा, मतलब थोड़ा बहुत काम कर देगा, बाकी छोड़ देगा। आपकी इंस्ट्रक्शन को ज़हन में रखेगा कि इंडेक्स नहीं करवाना, बट क्रॉल करके एक दफा डाटा देख लेता है कि पड़ा गया हुआ वहां पर। ठीक है। और ये सारी इंटरेक्शन सर्च इंजन की, हमारे क्रॉलर की हमारी वेबसाइट के साथ, इसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, टू दी पॉइंट। ठीक है। इसके लिए गूगल ने आपको सेपरेट टूल्स दिए हुए हैं। दो टूल्स हैं गूगल के जिनको हम मेजर यूज करेंगे। नंबर वन विल बी गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स को हम यूज करेंगे अपनी वेबसाइट की और ऑडियंस की इंटरेक्शन के लिए।
फॉर एग्जांपल ऑडियंस कहाँ से आ रही है, किस टाइम पर आ रही है, किन डिवाइसेस के थ्रू आ रही है, ये सारी चीजों का यानी कि ऑडियंस के रेलेवेंट जितना भी डाटा है वो आपको मिलेगा गूगल एनालिटिक्स से। और दूसरा जो टूल होगा वो हमारे पास होगा गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल को हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट की और अपने क्रॉलर की इंटरेक्शन को समझने के लिए। यानी कि क्रॉलर को अगर हमने इनविटेशन देना है या पिंग करना है कि मेरी वेबसाइट क्रॉल करवाओ, या हमने देखना है कि क्रॉलिंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं, या आप देखते हो कि आपकी वेबसाइट के 4 पेजेस इंडेक्स हो गए हैं, 5वां नहीं इंडेक्स हो रहा, तो हम इंडिविजुअली उस पेज को लेकर इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि भाई गूगल को क्या इशू उस पेज पर फेस करने को मिल रहा है जिसकी वजह से गूगल ओवरऑल हमारी रैंकिंग में रोड़े अटका रहा है। तो हम जो गूगल की और सॉरी हम जो अपने क्रॉलर की और वेबसाइट की इंटरेक्शन गूगल सर्च कंसोल से हैंडल करते हैं। ऑडियंस की और वेबसाइट की इंटरेक्शन को गूगल एनालिटिक्स से कंट्रोल की जाती है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आई थिंक सो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसको हम यहीं से आगे फर्दर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो होंगे हमारे डोमेन्स को लेकर, होस्टिंग्स को लेकर, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को डिस्कस करेंगे। होस्टिंग या डोमेन के लिए कैसे जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो किन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना पड़ता है, होस्टिंग्स या डोमेन्स परचेज कैसे करनी है, आप उन पर वर्डप्रेस वगैरह की इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, एक बेसिक सॉर्ट ऑफ वेबसाइट आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे 4 5 लेक्चर होंगे वो वर्डप्रेस को लेकर होंगे। जो ही हमारी इंशाल्लाह वर्डप्रेस कंप्लीट होगी फिर हम कीवर्ड रिसर्च को लेकर अपना आगे जो फर्दर काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने पहला सेशन जो हमारा डेमो सेशन हुआ था वो नहीं लिया उनको मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे इसी कोर्स में हमने वर्डप्रेस को भी ठीक ठाक डिस्कस करना है। और उसका रीजन ये है कि विदाउट नोइंग द टेक्निक्स या आप कह लो टेक्टिक्स ऑफ वर्डप्रेस आप एसईओ नहीं कर सकते। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता एक वेबसाइट हैंडल कैसे करनी है तो आप उस वेबसाइट पर काम भी नहीं कर सकते। और दूसरा मेन मकसद वर्डप्रेस को सिखाने का ये है कि यार इन फ्यूचर अगर आप में से कोई भी पर्सन ब्लॉगिंग के सिनेरियोज में आना चाहता है, या आप लोग अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, या आप लोग थोड़ी सी 50% काम मैं करवाऊंगा, 50% करवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरा कोर्स एसईओ का है। ये 50% भी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, 50% उसी सेम चीज पर अगर आप और एफर्ट कर लोगे तो आपको एसईओ के साथ साथ वर्डप्रेस भी अच्छे से आ जाएगी इन बिटवीन दिस कोर्स ही। ठीक है? तो ब्लॉगिंग मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, आप में से कोई भी पर्सन करना चाहे उसके रेलेवेंट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी नहीं स्टार्ट करनी, 1 मंथ बाद आप लोग स्टार्ट कर देना। ठीक है? अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 4000 की आपको डोमेन होस्टिंग मिल जाएगी, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट बनानी इंशाल्लाह तब तक आप लोगों को आ जाएगी। अपनी वेबसाइट बना के कंटेंट क्रिएट करना भी आपको आ जाएगा, उसी को लेके आप आगे परस्यू कर सकते हो। और एडसेंस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो सारी भी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे। आप अपना वो ही वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडसेंस अप्रूवल के बाद आप अपनी वो फ्रेश वेबसाइट मार्केट में कम से कम भी $100 में सेल कर सकते हो। ये करंट रेट्स हैं, ऊपर नीचे रेट्स होते रहते हैं, वो भी डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन है। ठीक है? तो आपको इससे बेहतर रेट भी मिल सकता है, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे बेहतर ही रेट पर आपकी वो जो वेबसाइट होगी वो सेल हो सकती है। ठीक है? नंबर 1। सर ये नंबर हो 2, सर ये उसी हो ब्लॉगिंग की साइट को लेकर आप अगर आपको वहां पर अच्छे ऑडियंस मिल रही है, या आप फॉर एग्जांपल कहते हो कि मैंने इस पर 2-3 महीने लगाने हैं, काम करना है, आप एसईओ कर लो, तो आपको वही वेबसाइट ज्यादा नहीं तो मंथली $100-150 कमा कर दे सकती है। उसमें इतना पोटेंशियल है एडसेंस रेवेन्यू में। जी सर। सर ये होस्टिंग कौन सी होगी जो आप बता रहे हैं, होस्टिंग एंड नेक्स्ट डोमेन का नेक्स्ट जो है कौन सी? नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास में इंशाल्लाह मैं होस्टिंग्स और डोमेन्स के चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सर कंपनी पूछा था, कौन सी कंपनी है सर, ये पूछा था सर सर। कंपनीज बहुत अगर ज्यादा है, डिपेंडेंट है डिमांड पर। होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, गोडैडी है, नेम चीप है, ऑरेंज होस्ट है, इको होस्ट है। नाम तो आप जितने कहेंगे मैं आपको उतने बता दूंगा, बट डिपेंडेंट है ना। पहले मैं सर आपको बताऊंगा कि सर हमारी इनिशियल नीड्स क्या होती हैं होस्टिंग्स को लेकर।
या हमारी एक्चुअल सही डिमांड ब्लॉगिंग के है। हवाले से, सही ब्लॉगिंग के हवाले से अभी आपने जो बताया कि 4000 है होस्टिंग एंड डोमेन, तो वो सर कौन सी है होस्टिंग एंड डोमेन है? ऑरेंज गोल्ड रेडी है सर, नेम चीप है? ऑरेंज। होस्ट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया जी, क्लियर है सब लोगों को? क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। ठीक है जी, इंशाल्लाह फ्राइडे वाली क्लास में मुलाकात होगी और यहीं से हम अपने चैप्टर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और बाकी ओके आपका सर, जो थैंक यू। लेक्चर होगा ये आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह कल सुबह तक। सर तलहा, मेरा सवाल ये था कि मैं ना असल में वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट में, तो क्या ये मुझे वर्डप्रेस में और मतलब वर्डप्रेस में टाइपस्क्रिप्ट में कोई फ़र्क है? आप बता सकते हैं मतलब सर क्या फ़ायदा? डिफरेंस है दोनों में। प्रोग्रामिंग के थ्रू जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो ना तो आप उसको मैक्सिमम कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ों को। बट यहाँ पर थोड़े सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके जी, क्या पूछ रहे थे आप?